वेलकम बैक बच्चों। आज हम अपना बीएससी फाइनल ईयर का फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत छोटा चैप्टर है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम अपने लेक्चर में 3 डेफिनेशंस करने वाले, लाइक फेज क्या होती है, फिर कंपोनेंट क्या होते हैं और हम उसको कैसे निकालते हैं, एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। ये 3 डेफिनेशंस ही हमारे इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हमारे पास सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है फेज। तो फेज की जो सबसे इजी डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट। कह रहा है कि ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जो थ्रू आउट क्या हो, उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम हो और वो क्या है, फिजिकल स्टेट के रिस्पेक्ट में भी कैसी हो, सेम हो। देखो क्या मीनिंग, हम एग्जांपल करते हैं वन फेज सिस्टम। अगर हमारे पास कोई प्योर लिक्विड है, कोई भी एक एनी लिक्विड, तो अगर ये लिक्विड हमारे पास हमने किसी कंटेनर में डाला हुआ है वाटर, तो ये सारा का सारा तो लिक्विड ही रहेगा थ्रू आउट, यानी कि जितना भी हमने अमाउंट लिया है वो सारा का सारा लिक्विड, यानी कि फिजिकल स्टेट तो लिक्विड। ऐसा नहीं है कहीं सॉलिड मिलेगा, हमारा सॉलिड वाटर ही लिया तो वाटर हो सकता है, या कहीं पे वेपर्स मिलेंगे, इसके बीच में नहीं मिलेगा, यानी कि थ्रू आउट सेम ही रहेगा। लिक्विड है तो थ्रू आउट लिक्विड ही रहेगा। अब दूसरा क्या, केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि अगर यहां पर इसकी डेंसिटी जो है वाटर की, तो वो सेम डेंसिटी यहां पे रहेगी, वही डेंसिटी यहां पे रहेगी, वही डेंसिटी रहेगी। जो केमिकल फॉर्मूला है वो वाटर है, तो यहां पर जो मोलिक्यूल उसका भी वाटर ही है, यहां पर भी वाटर ही है, H2O, यहां पर भी H2O, यानी कि उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। तो ऐसा क्या, लिक्विड आ गया कोई हमारे पास, कोई भी गैस हो गया, कोई भी प्योर, कोई भी एक सॉलिड हो गया हमारे पास, या वेपर्स की हम बात करते हैं, तो ये क्या हो गए, वन फेज सिस्टम। या हम ऐसा बोलते हैं बच्चे, यहां पर गैसियस मिक्सचर ले दें, गैस मिक्सचर, कि हमने 2 गैसें डाल दी, तो आप बता नहीं सकते कि वहां पे एक जगह एक ज्यादा गैस की डेंसिटी होगी हाइड्रोजन की, एक जगह हीलियम की, ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्म रहेगा हमारे पास थ्रू आउट। तो गैसियस मिक्सचर हो गया। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स, कंप्लीटली हमने बोल दिया। क्या हुआ, एक हमारे पास मिल्क था एक कंटेनर में, एक में वाटर था। तो अब क्या, जैसे ही आपने मिक्स करोगे तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि एक जगह वाटर ज्यादा रह जाएगा और एक जगह यहां पे मिल्क ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि केमिकल फॉर्मूला, जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम हो जाएगी, और अरे सारा का सारा लिक्विड ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड हो जाएगा एक जगह पे लिक्विड, ऐसा नहीं। तो ऐसा कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स आ गए हमारे पास। तो ये एग्जांपल है हमारे पास किसका, वन फेज सिस्टम। या आपने पहले एक NaCl था, यानी कि कोई साल्ट लिया, वाटर में डाला, डिजोल्व हो गया। तो अब ऐसा तो नहीं है कहीं पर हमारे पास साल्ट रहेगा और कहीं पर हमारे पास वाटर, ऐसा नहीं रहेगा। क्या हो गया, ऐसे ही हमने क्या लिखा, अगर हमने लिख दिया NaCl सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन या NaCl डिसॉल्व इन वाटर, वो केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्टेट में सभी जगह कैसा रहेगा, सेम। यानी कि मैं कोई भी एक सॉल्यूशन बोल सकता हूं मैं, लेकिन जो हमने वहां पे जो सोल्यूट लिया है वो कंप्लीटली उसमें क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। फिर ऐसे 2 फेज सिस्टम, इसका मतलब यहां पर आपको 2 चीजें दिखाई देंगी बच्चे। देखो, अगर आपने, हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, मेरे पास लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है और क्या होता है, वेपर भी एग्जिस्ट करता है। एक क्लोज कंटेनर हम लोगों ने लिया, यहां पर इसमें वाटर डाला था और यहां पर हम इसको बॉइल करना स्टार्ट करें तो ये वेपर्स भी रहेगा 100 डिग्री पे, तो दोनों चीजें इकट्ठी एग्जिस्ट करेंगी। तो कह रहे हैं कि इस 100 डिग्री पे हमारे पास इस क्लोज कंटेनर में वेपर्स भी रहेंगे और लिक्विड भी रहेगा। ऐसे ही अगर मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट पे ये क्लोज कंटेनर कर दो और मेल्ट करो, तो मेल्टिंग पॉइंट में मेरे पास क्या रहता है, सॉलिड स्टेट और मेरे पास लिक्विड स्टेट क्या करती है, कोएग्जिस्ट। यानी कि इस पॉइंट पे 0 डिग्री पे दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा। तो ये क्या, 2 फेज सिस्टम। या हमने लिख दिया सॉलिड मिक्सचर्स, सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड मिक्सचर में क्या किया, आपने कोई भी 2 सॉलिड ले लिए, आपने सैंड डाला और शुगर ले लिया, तो दोनों को जब आप मिक्स कर दो तो हमारे पास क्या, 2 फेज सिस्टम हो जाएगा। इनके एक शुगर है और दूसरा क्या था हमारे पास, सैंड था, जिसको आप इजीली देख सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इनके अंदर से इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते थे, इनको आप देख सकते थे सॉलिड मिक्सर। तो आप सॉलिड मिक्सर में कोई भी कर सकते हो, 2 मेटल्स लिख सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे पीस होते, मेरे पास पाउडर होता आयरन का और एक साल्ट होता, तो आप दोनों को देख सकते थे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, ये आयरन है और ये साल्ट है। फिर ऐसे ही क्या हुआ, हम लोगों ने लिख दिया, यानी कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स, 2 इमिसिबल लिक्विड्स,
टू इमिसिबल लिक्विड्स का क्या, आपने वाटर लिया और उसमें क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो वाटर ऑयल दो अलग अलग लेयर दिखाई देंगी, है तो दोनों लिक्विड, तो एक ऊपर लिक्विड, ऊपर हमारे पास क्या ऑयल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा वाटर, तो ये टू इमिसिबल लिक्विड्स क्या होंगे, टू फेज सिस्टम होगा। है तो क्या, जब आप इसको डालोगे बच्चे इसके अंदर तो आपको कैसा दिखाई देगा, नीचे तो वाटर दिखाई देगा लेकिन ऊपर आपको ऑयल अलग से दिखाई देगा, आप अपनी नेक्ड आई से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसे ही क्या है, एक एग्जांपल और है, अगर हमने क्या कर दिया, जो NaCl सॉल्यूशन था अगर इसको सैचुरेट कर दे, सैचुरेट का मतलब है कि हम इसके अंदर इतना अमाउंट ऐड कर दें कि जितना डिजोल्व हो उतना ही वो उसमें प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाए, यानी कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं कि जिसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व ही ना कर पाए। एक लिमिट आएगी, आपके पास 1 लीटर या आपने 100 ml पानी लिया तो उसमें पहले 1 ग्राम वाटर 1 ग्राम साल्ट डाला, डिजोल्व हो जाएगा, फिर 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम तो डिजोल्व होता, लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी, मान लेते हैं 75 ग्राम, तो उसके बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो जो एक फर्स्ट अमाउंट आएगा, एक जो नंबर आएगा जिसके ऊपर उसके बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाए, उसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व ना कर पाए। तो अब ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन या सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो एक्वस NaCl होगा यानी कि जो डिजोल्व हो चुका है, प्लस सॉलिड NaCl होगा वहां पर। तो सैचुरेटेड NaCl कोई भी सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड स्टेट होगी और एक दूसरे अंदर उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सॉलिड स्टेट। तो ये दो स्टेट एग्जिस्ट करेंगी हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। लेकिन याद रखना, अगर यहां पे लिख दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन अलोंग विद वेपर, तो वहां पर 3 फेज हो जाएंगे, क्योंकि सैचुरेटेड में क्या हो गया, लिक्विड फेज भी थी, सॉलिड भी है क्योंकि सॉलिड भी, लेकिन अगर हमने बोल दिया अलोंग विद वेपर कि वहां पे वेपर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, तो वहां पे 3 फेज हो जाएंगे। जब तक वेपर नहीं लिखा आएगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 2 स्टेट होती है, लेकिन अलोंग विद वेपर लिख दिया तो कितनी हो जाएंगी, 3, क्योंकि वहां पर वेपर भी एग्जिस्ट कर रहा है। वेपर्स को हम इजिली देख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है 2 फेज सिस्टम। अब 3 फेज सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या किया बच्चे, अगर हम तीनों को ऐसे लिखें कि लिक्विड, सॉलिड और वेपर्स, तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एट ट्रिपल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, हम आगे कवर करने वाले हैं। पहले इधर सॉलिड लिख सकते हैं, इधर लिक्विड या वेपर, तो तीनों एग्जिस्ट करते हैं। या मैं डिकम्पोजिशन करता हूं, क्योंकि देखो वेपर को हम इजीली डिफरेंशिएट देख सकते हैं, सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग, तीनों को हम इजीली देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 सॉलिड होता है। इसका हम डिकम्पोजिशन करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये भी सॉलिड। तो ये 2 सॉलिड हो गया और एक गैस हो गई। ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अच्छा, ये सॉलिड और ये सॉलिड, ये 2 सॉलिड हो गए, इनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक स्टेट फेज ये हो गई, दूसरी फेज कैल्शियम ऑक्साइड की होगी, तीसरा CO2 तो गैस है हमारे पास, तो यानी कि ऐसे वेपर टाइप हो गया। तो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि हम जनरली सॉलिड लिक्विड गैस ही करते हैं, तो क्या तो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। टोटल तो हमारे पास 5 स्टेट होती है, लेकिन हम जब हम फेज इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो जितने आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो अलग अलग। अगर मैंने 3 सॉलिड ले लिए आपस में, 3 सॉलिड्स मिक्सचर, आपने सैंड ली, शुगर ली और उसमें आयरन के बिल्कुल पाउडर डाल दिया, तो तीनों अलग अलग दिखाई देंगे। इसका मतलब वो कैसा है, 3 फेज सिस्टम। और उसमें आप वाटर भी डाल दिया तो वाटर अलग रहेगा, क्योंकि वो सारी चीजें उसमें डिजोल्व नहीं होने वाली, तो कितना हो जाएगा, 4 फेज सिस्टम। अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे इजिली हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, फेज हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास, आता है कंपोनेंट। अगर इस चैप्टर में कुछ समझने का है तो बच्चे वो कंपोनेंट टर्म है, क्योंकि इसी को अगर हमें निकालना आ गया कि क्या कितने कंपोनेंट है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। फिर फेज रूल अप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। तो ये समझने के लिए, तो अब देखो कंपोनेंट क्या बोलते हैं, दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट। ये कह रहा है कि केमिकली इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट्स है नेसेसरी टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो केमिकली इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट, हमें ऐसा कंस्टिट्यूएंट चाहिए मिनिमम नंबर कि जिससे हम जितने भी फेज प्रेजेंट है, 1 फेज है, 2 है या 3 है, तो उन सभी को हम क्या करें, डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर दिया हम लोगों ने, उनकी कंपोजिशन को क्या कर दे, डिफाइन कर दे। ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स जो कि जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, ताकि हम जो डिफरेंट जितने भी फेज हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उन सभी की कंपोजिशंस को क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें। अब इसको समझ, इसका क्या मीनिंग, अभी एग्जांपल करते हैं, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं।
देखो कंपोनेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कितने हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वहां पर नीडेड टू स्पेसिफाई द सिस्टम, ऐसा भी लिख सकते हैं कि कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये सिंबल बुक्स में अलग अलग भी हो सकता है। तो ये क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिलेशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स। तो कह रहा है कि जितने फिजिकल और केमिकल रिलेशंस वहां पे एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में जो प्रेजेंट है डिफरेंट फेजेस में, उनके बीच में जितने रिलेशन वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका ये फॉर्मूला है डिफरेंट फिजिकल केमिकल रिलेशन, ये होता है ई प्लस आर। ये जो ई रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिलेशन, नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिलेशंस। अरे यहां पर इक्विलिब्रियम रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा तो एक रिलेशन होगा, अगर वहां पे उसका फिर पार्शियल प्रेशर सेम है, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो एक रिलेशन हो जाएगा हमारे पास। आर यहां पर क्या है, ये आर रिप्रेजेंट करता है चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, रेस्ट्रिक्शंस फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी। अगर जैसे आपके पास NaCl था, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन था उसमें Na पॉजिटिव भी था, Cl नेगेटिव, लेकिन जो मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ये जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा नॉर्मली, ये R वाला जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास केमिकली रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट होगी, यानी कि हम सॉल्यूशंस की बात हम करेंगे। ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन जब हमारे पास क्या होंगी, केमिकली रिएक्टिव स्पीसीज। ये अगर हमारे पास केमिकली रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है और ये होंगी जब आयोनिक फॉर्म यानी कि आयंस प्रेजेंट होंगे, उसी टाइम पे ये आर एग्जिस्ट करेगा। और अब हम इसको निकालना देख लेते हैं कि कंपोनेंट जो हमने डिफाइन किया है ये क्या किया है और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास आ गया जैसे वाटर सिस्टम, इसके अंदर हमें अगर ऐसा ही लिखा आ गया तो वाटर सिस्टम में क्या हो सकता है, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स मैक्सिमम 3 ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ट्रिपल पॉइंट पे। देखो अब यहां पे अगर हमने देखा तो फेज तो कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि हम वेपर्स को अलग से देख सकते हैं, लिक्विड को अलग से, सॉलिड को अलग से। लेकिन अब ये कितने कंपोनेंट है, देखो फेज 3 थी, तीनों में प्रेजेंट क्या है, तीनों में एक ही चीज प्रेजेंट है, वाटर, H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला यही है। तो मेरे को सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, वेपर्स में भी डिफाइन करने के लिए जो मेरे पास यहाँ पे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है तीनों का एक ही है, वो क्या है, वाटर। तो मुझे यही तो पता करना है कि वाटर ही पता करना है। अगर वो मुझे पता चल गया तो मैं बता सकता हूँ तीनों फेजों में मेरे पास केवल एक ही कंस्टिट्यूएंट है, वो क्या है, वाटर, H2O। मेरे को NaCl या मेरे को H2SO4 डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं, हमें तीनों के लिए एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट नीडेड है, वो क्या है, वाटर। तो यहां पर 3 फेज होते हुए लेकिन कंपोनेंट कितना हो गया, 1, क्योंकि तीनों में एक ही चीज प्रेजेंट है, वो क्या, H2O। अब देखो सल्फर सिस्टम, अगर हम सल्फर की बात करें तो यहां पर सल्फर सॉलिड स्टेट में 2 अलग अलग ये हमारे पास फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर मोनोक्लिनिक में, सल्फर रोम्बिक में, इनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। ऐसे ही सल्फर लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता था या सल्फर वेपर में एक ही टाइम पे। तो ये 4 चीजें, देखो ये 2 सॉलिड हो गई, ये लिक्विड हो गया, ये गैसेस फॉर्म यानी वेपर हो गया। इसको अलग से देख सकते हैं, इनको और इनको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस केस में मेरे पास फेज कितनी हो गई, 4, लेकिन इन सभी में एक ही चीज प्रेजेंट है, क्या, सल्फर, और दूसरी कोई चीज है ही नहीं, कोई वाटर भी प्रेजेंट नहीं। तो यहां पे जो कंपोनेंट है इन सभी का कंपोनेंट केवल 1 ही है, वो क्या है, सल्फर। तो ये कंपोनेंट 1 है, क्योंकि सभी फेजेस में इनकी हमने क्या बोला था, इसकी कंपोनेंट को जब हमने डिफाइन किया था तो क्या हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट चाहिए थे जो क्या करे, कंपोजिशन को बता दे, सभी की कंपोजिशंस ऑफ ऑल फेजेस। तो यहां पर भी एक ही चीज चाहिए, क्या, सल्फर। अब देखो यहां पे समझते, देखो अगर हमने बोल दिया एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो NaCl सॉल्यूशन के लिए आपने क्या लिया, कुछ वाटर लिया होगा, उस वाटर में कुछ नमक डाल दिया। मान लेते हैं 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर, उसमें आपने 1 ग्राम डाल दिया, 1 ग्राम NaCl। तो जब ये थोड़ी देर में डिजोल्व हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको NaCl सॉल्यूशन ही बोल सकता हूं, यानी कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन बन गया। अब इसको बताने के लिए अब ये फेज तो एक ही, यहां पर फेज कितनी है, 1, क्योंकि पहले सॉलिड था, ये लिक्विड था। डिजोल्व होने के बाद आप दोनों को बता नहीं सकते कि कहां पर लिक्विड है, कहां पे NaCl। अगर आप उसकी सिप लगाओगे तो सारा का सारा जो वाटर है वो हमारे पास क्या होगा, साल्टी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं एक जगह ज्यादा साल्ट आपको महसूस हो रहा है, एक जगह कम आएगा, एक जगह आपको फीका महसूस होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि उसकी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट था वो क्या, थ्रू आउट सेम हो गया।
इक्वली बिटरनेस आएगी या हम बोलते साल्टीनेस आएगी उसके अंदर, और दूसरा क्या है, लिक्विड ही हो गया। तो फेज तो 1 बन गया, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, हम लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय किससे? अब मेरे को दो चीजें पता होना चाहिए, क्या? एक तो वाटर H2O कितना है और उसमें NaCl कितना है, क्योंकि 1 ग्राम डाला था तो उसकी थोड़ा सा जो हमारे पास जो साल्टीनेस आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन उसमें मैं 10 ग्राम डाल देता, 10 ग्राम या 50 ग्राम, तो ज्यादा साल्टीनेस हो जाता उसके अंदर। तो अब हमें क्या करना, उस सॉल्यूशन को, कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए यहां पर दो चीजें होगी। केवल साल्ट बता दो 1 ग्राम, अरे 1 ग्राम कितने में है, 1 ग्राम 5 ग्राम आपने NaCl के बारे में बता दिया, लेकिन वाटर भी तो डिफाइन करना जरूरी है। खाली वाटर कर दो, NaCl नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। जो ये सॉल्यूशन है इसके कंपोजिशन को बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या? एक तो NaCl की डिटरमाइंड बाय किससे, NaCl से और वाटर से। तो हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि NaCl कितना है, दूसरा वाटर कितना है। तो दो चीजें पता चलेंगी तभी एक फेज तो बन रही, लेकिन इस एक फेज के लिए दो कंपोनेंट की जरूरत है। कौन कौन सा? NaCl और वाटर। बाय डिटरमाइनिंग, तो ये लिख दिया बाय के बाद, बाय डिटरमाइंड बाय NaCl एंड वाटर। तो यहां पे कंपोनेंट कितना हो गया, 2, क्योंकि इस कंपोनेंट में एक NaCl पता होना चाहिए, दूसरा कितना, वाटर। अब देखो, अगर हमने बोल दिया सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन, इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें जब NaCl और वाटर डिसोल्व किया तो मान लिया कि इस 1 ग्राम 1 लीटर में 1 ग्राम में 1 लीटर में 1 ग्राम में हो सकते हैं, हमने मान लिया, इतना मान लिया, यानी कि ये तो एक्वस हो गया कि तो डिसोल्व हो चुका है, NaCl एक्वस ही बन चुका ऊपर वाला, प्लस सैचुरेटेड में क्या है, कुछ सॉलिड भी प्रेजेंट है वहां पर। मान लिया कि हमने अभी माना कि जो मेरे पास 1 ग्राम था ये मेरे पास 2 ml या 5 ml में प्रेजेंट है, 5 ml वाटर में 1 ग्राम नहीं, फिर तो मेरे को यहाँ पे 50 ml डालना पड़ेगा एक टाइप से, यानी कि 50 ml हम ऐसा बोल सकते हैं, 1 मिलीग्राम ही कर देते हैं इसको, यानी कि 1 मिलीग्राम प्रेजेंट है मेरे पास, क्या, NaCl प्रेजेंट है किसमें, 5 ml वाटर में। तो इतना मैक्सिमम डिसोल्व हो सकता था, ये तो हो गया। लेकिन हमने 1 मिलीग्राम और डाल दिया, जब 1 मिलीग्राम और डाल दिया तो क्या होगा, तो एक वाला तो मेरे पास इसमें डिसोल्व हो गया, लेकिन एक मेरे पास नीचे सॉलिड भी प्रेजेंट होगा। तो ओवरऑल अगर हमने देखा जाए, और 1 मिलीग्राम ये NaCl है यहां पर एक्स्ट्रा, तो इसमें कितना आ गया, देखो वाटर कितना मेरे पास टोटल 5 ml ही था। अब इसमें NaCl टोटल कितना है, क्योंकि एक तो इसमें आ गया लिक्विड स्टेट के अंदर और एक ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर मेरे को इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंपोजिशन बतानी तो मेरे को सिर्फ ये बताना है कि मेरे को पता है सैचुरेटेड है तो वहां पे कुछ सॉलिड भी और कुछ लिक्विड भी है, तो क्या है वहां पर, सॉलिड और लिक्विड NaCl। तो NaCl कितना है, 2 है टोटल। अरे टोटल तो NaCl 2 ही है ना, तो मेरे को अब कितना भी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, वो थोड़ा सा इसमें चला जाता, 0.54 मिल जाता, 0.5 रेस्ट हो जाता। तो मेरे को इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने जितना NaCl डाला है उसकी अमाउंट पता होनी चाहिए और कितने वाटर में डाला है। तो यहां पर वो चीज सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, हमें दो चीजें ही पता होनी चाहिए। तो यहां पर अब ये फेज कितनी हो गई, 2, इस फेज में 2 हो गया, फेज कितनी हो गई, 2, क्योंकि एक लिक्विड और एक सॉलिड स्टेट 2। लेकिन कंपोनेंट कितने हैं, इसमें भी हमें 2 की ही कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, 2 का ही पता होना चाहिए, NaCl कितना है, दूसरा वाटर कितना है। अरे बाई चांस बस केवल क्या हुआ, NaCl ज्यादा हो गया तो कुछ डिसोल्व हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कितना डिसोल्व हो गया कितना नहीं हुआ, है तो NaCl ही ना, डिसोल्व होने वाला भी और ना होने वाला भी। तो हमें टोटली पता होना चाहिए कि NaCl हमने कितना है और वाटर कितना। तो यहां पर कंपोनेंट कितने होंगे, 2, की कितनी वाटर था और कितना ही NaCl। तो ये इस तरीके से दिखा है। तो आपको एग्जाम में आ गया तो ऐसा नहीं लिखना था, केवल सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इट्स कंपोजिशन कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द NaCl एंड वाटर विल। तो ऐसे ही सेम, तो यहां पे कंपोनेंट 2, लेकिन फेज यहां पर एक थी, यहां पे फेज कितनी होगी, 2। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, देखो सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन विद वाटर वेपर, कि मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है लेकिन अब ये मैंने कंटेनर क्लोज कर दिया, तो यहां पर कुछ वेपर्स भी एग्जिस्ट हो सकते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, हल्का सा इक्विलिब्रियम के अंदर, ये बता दिया। तो अब यहां पर क्या हुआ, देखो फेज कितनी हो गई, पहले 2 तो इसी में थी, लेकिन अलोंग विद वाटर वेपर कह दिया तो यहां पर ये वेपर्स आ गए। तो यहां पर कितना होगा मेरे पास का, ऊपर फेज आ गई 3। कंपोनेंट कितने, अरे जी यहां पर मेरे पास वाटर मान लिया कि NaCl मेरा वेपर्स में नहीं जा रहा, वो नॉन वोलेटाइल है, तो वाटर ही तो मेरा होके जाएगा, लेकिन ऊपर भी वाटर है
H2 है, इस नीचे वाले इस लिक्विड में भी क्या है H2 है, और इसमें मतलब ऊपर भी जैसे वाटर था H2, यहां पर भी वाटर, अरे जैसे यहां पर भी वाटर था यहां पर भी वाटर, तो एक ही कंपोनेंट था मेरे पास। लेकिन नीचे क्या एक NaCl हो रहा है मेरे पास, तो ओवरऑल दो ही है, एक H2O पता होना चाहिए और दूसरा NaCl चाहिए। वो डिसॉल्व्ड है या लिक्विड स्टेट में वो मैटर ही नहीं कर, तो केवल दो चीजें पता होनी चाहिए, एक NaCl प्लस वाटर। तो फिर दोबारा से कंपोनेंट कितना हो गया 2। तो इसमें से अगर एक पेपर में आ सकता है आप लोगों के सबसे इजी, वो केवल ये बताएगा कि आपको कंपोनेंट कितने हैं, तो आपने ये देखना था कि जो अलग अलग फेजेस हैं उसके अंदर कितने कंस्टिट्यूएंट आपको नीडेड है मिनिमम, जिससे आप डिफाइन कर सको। क्योंकि इसको भी मेरे को वाटर पता होना चाहिए, H2O पता होना चाहिए, इसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए था, अरे वाटर और NaCl। इस फेज के लिए क्या था, केवल NaCl, तो ओवरऑल तो दो ही चीजें, तीसरी तो यहां पर है ही। ऐसे ये अब देखो, अब हम काम करेंगे, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन वाला नहीं किया था हम लोगों ने। यहां पर क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, डिकम्पोज होकर CaO प्लस CO2 बनाता है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है CaCO3, CaO, CO2 सिस्टम, ऐसा लिखा आएगा। ये लिखा है जिसका मतलब हमारे पास इनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये इक्विलिब्रियम में ऐसा एग्जिस्ट करता है। अब देखो, सबसे पहले ये सॉलिड हम अलग देख सकते हैं, ये एक अलग देख सकते हैं, ये एक अलग देख सकते हैं। तो फेज कितनी है अगर हम इसमें लिखते हैं, तो यहां पर फेज कितनी हो गई थी 3। लेकिन मेरे को कंपोनेंट निकालना है, तो कंपोनेंट में फेज का कोई भी यूज नहीं है हमारे पास। फेज के लिए कंपोनेंट के लिए रिलेशन क्या था, C = S माइनस E प्लस R, E प्लस R, यानी कि अभी R को हम छोड़ देते हैं। ये क्या था, केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन, केमिकल एंड फिजिकल रिलेशंस। देखो ये था केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन। S क्या था, नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये कंस्टिट्यूएंट्स थे बच्चे हमारे पास, कंस्टिट्यूएंट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। देखो अब अगर ऐसा सिस्टम दे दिया वहां पर, तो अब हमने क्या देखना, कंस्टिट्यूएंट का मतलब आप देख लो कितने वहां पे वो अमाउंट दे रखी, कितने हमारे पास वहां पे केमिकल फॉर्मूला अलग अलग है। CO2 एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, CaCO अलग है, CaCO3 अपने आप में अलग है। तो यहां पर 1 2 3, तो यहां पर जो S की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ गई 3। लेकिन अब यहां पर ये R तो एग्जिस्ट करता है आयोनिक फॉर्म में, तो यहां पर R नहीं है। अब हमने जो भी एग्जांपल लिखा है इसमें R का यूज नहीं है फिलहाल, ये क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए यूज हो रहा था, वो भी सॉल्यूशन में होगा, यहां पर नहीं होगा। तो अभी केवल केमिकल एंड फिजिकल। तो अगर ऐसा लिखा आ गया, इसका मतलब इसमें एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कौन सा, ये केमिकल रिलेशन, CaCO3 इक्विलिब्रियम में CaO प्लस CO2। तो यहां पर जो E की वैल्यू है वो क्या है 1, और वो रिलेशन क्या है, ये वाला। ऐसा लिख दिया तो अच्छी बात है, ऐसा होगा तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम वाला। अगर ऐसा लिखा तो हमें डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं, हमें दिख ही रहा है एक रिलेशन तो ना यहाँ पर। तो मेरे पास अब यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C = S माइनस E, S माइनस 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। ये फेज तो मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूं बच्चे, जितना भी फेज तो जितने भी है ऐसे कंपोनेंट दिखाई देंगे वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होंगे। अब हमें मिनिमम निकालने, तो इसको देखो 3 दिख रहा था, लेकिन यहां पे सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। तो कह रहा है कि अगर मेरे को CO2 की वैल्यू पता चले और एक मेरे को CaO पता चले, तो मैं CaCO3 बता सकता हूं कि कितना होगा, क्योंकि अरे जितने ये अमाउंट होगा उसी से तो ये मिला होगा ना मेरे पास। क्योंकि अब देखो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ये बोल रहा था ये कंपोनेंट है 2, हमें 2 को वैल्यू पता होना चाहिए। अगर 2 की पता है तो मैं तीसरे की बता सकता हूं, बेशक से यहां पे फेज 3 है। अब यहां पे मेरे को क्या तो CO2 की पता होनी चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड की, या CO2 की और CaCO3 की। अगर इन दोनों की पता है तो मैं CO बता सकता हूं, या CaCO3 और CO, तो माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा CO। तो कह रहा है कि यहां पर 3 फेज होते हुए भी 2 सॉलिड और एक पेपर्स, मेरे को 2 कंपोनेंट यानी कि 2 केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता होने चाहिए। तीसरे की हम अपने आप निकाल सकते हैं, यहां पर तीसरे को माइनस करके निकाल देंगे। अगर आपको पता है कि CO कितना है, CO2 कितना है, अरे ये बनेगा किससे, इसके इनको ऐड किया तभी तो मेरे पास एक तरफ से ये बना है। तो ऐसा ही कह रहा है कि आइदर CaO प्लस CO2 पता होना चाहिए, CaCO3 CaO होना चाहिए, या हमारे पास CO2 और CaCO3। तो ये सिस्टम था। अब देखो ऐसा ही हमारे पास एक और आ गया, तो इसके लिए अगर ऐसा लिखा गया NH4Cl, NH3, HCl सिस्टम, तो अब सिस्टम ऐसा लिखा गया तो एक्चुअली ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl है। ऐसा ये एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है मेरे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl। अब इसमें बच्चे 2 चीज होगी, देखो एक सॉलिड था 2 गैस थी, तो इन गैस तो मिक्सचर हो गया गैस का, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा हमारे पास। तो गैसेज वाला तो एक ही फेज बनाते हैं, 1 फेज बताता है, ये एक फेज अपने आप में। तो फेज कितने हो गए यहाँ पर 2,
यहां पर फेज 3 थे, दो सॉलिड अलग फेज था, गैस अलग, हम लेकिन अब हम NH3 गैस और HCl गैस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट या देख नहीं सकते, तो ये फेज 2। लेकिन अब फेज की जरूरत ही नहीं है, हमें तो क्या निकालना है, कंपोनेंट। सी का फॉर्मूला था। अब यहां पर कितने कंस्टिट्यूएंट है, एक NH4Cl है, एक NH3 है और एक HCl। तो यहां पर मेरे पास जो S की वैल्यू आ गई, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, S की वैल्यू आ गई 3। अब देखो E, केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन। तो केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन में अगर हम देखते हैं तो एक इक्विलिब्रियम तो मेंटेन है, ये इक्विलिब्रियम रहेगा इस सिस्टम के अंदर। तो यहां से E के अंदर तो मेरे पास एक वैल्यू क्या हो गई, ये एक रिलेशन एग्जिस्ट हो गया, E की वैल्यू 1 हो गई, किससे, ये NH4 वाले से, इस वाले रिलेशन से ली। लेकिन अगर यहां पर हमने बोल दिया कि NH3 और HCl जो बने उनका पार्शियल प्रेशर सेम नहीं है, यानी कि अगर यहां पर इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज नॉट इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ HCl गैस, अगर ये इक्वल नहीं तो एक रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता, मेरे पास एक ही रिलेशन है, इक्विलिब्रियम रिलेशन। इसके अंदर दो केस बन जाते हैं, केस 1, इसको मैं केस 1 बोल सकता था एक तरह से, दिस इज केस 1, और यहां पर केस 2। केस 2 में क्या होगा बच्चे कि एक इक्विलिब्रियम रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहां पे जो प्रेशर जितना HCl बन रहा है उतना गैस, तो उसके अंदर दोनों की अमाउंट इक्वल, अगर हमने बोल दिया नॉर्मल इक्वली होना चाहिए था पार्शियल प्रेशर, लेकिन एक बाई चांस हम कुछ HCl एक्स्ट्रा ऐड कर दे गैसेस फॉर्म में, या NH3 बाहर से ऐड कर दें, तो हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टाइम पे जो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा पार्ट टोटल प्रेशर में और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा सेम नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि इस केस में तो हमारे पास ऐसा हो सकता था कि एक केस में ये इक्वल होता और एक केस में इक्वल नहीं, तो ये इक्वल होना था नॉर्मली हमारे पास पार्शियल प्रेशर नॉर्मली, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा साइड में से ऐड कर दे, कुछ एक्स्ट्रा HCl या हम NH3 क्या कर दें, ऐड कर दें इसके अंदर, तो अपने आप कंडीशन बताएगा कि पार्शियल प्रेशर सेम है या नहीं है। अगर लिख दिया कि पार्शियल प्रेशर सेम है तो अरे तो आपके पास एक रिलेशन और एग्जिस्ट हो गया ना, ये फिजिकल वाला, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इक्वल्स टू HCl, और दूसरा क्या था, ये NH4Cl, और किसमें रिलेशन है, NH3 प्लस HCl। तो हमारे पास दो रिलेशन एग्जिस्ट कर गए, तो यहां पर E की वैल्यू 2 आ गई, यहां पर E की वैल्यू कितनी है, 2, लेकिन फेज कितने हैं, अरे फेज तो 2 ही थे मेरे पास, S की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो अब कंपोनेंट क्या आएंगे, कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, क्योंकि यहां पर S3 - 2 इक्वल्स टू 1, यहां पर क्या हो गया, जब ये पार्शियल प्रेशर सेम नहीं है बच्चे, इसका मतलब हमने एक एक्स्ट्रा साइड में से कुछ ऐड कर दिया, तो यहां पे कंपोनेंट क्या आएगा, 3 - 1, क्योंकि एक ही फिजिकल और केमिकल रिलेशन बोला है, तो ये फिजिकल रिलेशन है, ये वाला कैसा है, केमिकल रिलेशन, इक्विलिब्रियम में है। यहां पर हमारे पास ये फिजिकल पार्शियल प्रेशर सेम हो गया, तो 3 - 2 के 2। तो कह रहे कि यहां पर इन दो फेज थी, दो फेज को पता करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, दो कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी दो कंपोनेंट की। क्यों, क्योंकि एक तो देखो जब ये डिसोसिएट होगा NH3 और HCl दिखा, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा HCl या NaCl या HCl या NH3 ऐड कर दिया, तो जितना ये टूटता उतनी इक्वल अमाउंट में NH3 मिलता, उतना ही इक्वल अमाउंट में HCl मिलता, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी तो ऐड किया, मान लिया HCl ही ऐड कर दिया, तो HCl अलग हो गया, HCl मेरे को इन दोनों की अमाउंट अब क्या होगी, अलग अलग। तो अगर मेरे को इन दोनों की पता हो तो मेरे को पता है एक ज्यादा होगा या एक कम हो गया, तो अब आप ये तो नहीं बता सकते कि NH4Cl किसके इक्वल होगा, कि कितना ऐड किया है, तो ज्यादा वाला जो कम वाला होगा उसके इक्वल ही तो NH4Cl क्या होगा। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स देखता तो एक मोल ये था, एक मोल ये था, एक मोल ये था, अब एक मोल ये है, एक मोल ये, पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक मोल और एक्स्ट्रा HCl ऐड कर दिया, तो ये 1 मोल पता चला, ये कितना चला 2 मोल, तो मेरे को पता है कि 2 एक्स्ट्रा तो हमने कुछ ऐड किया, तो मैंने 1 जितना ही मेरा क्या होगा NH4Cl, तो मेरे को यहाँ पर 2 की पता होना चाहिए, एक NH3 के बारे में पता चल जाए और एक HCl के बारे में पता चल जाए, तो मैं बता सकता हूँ NH4Cl अपने आप ही इस स्टेट के बारे में तो हम अपने आप ही पता कर सकते हैं कि कितना होगा, इसकी कंपोजिशन क्या होगी। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या था, अगर ये 1 मोल था, अब 1 मोल से ये भी 1 मोल मिलना था और ये भी 1 मोल मिलना था, अगर आपको इसका पता चल जाता कि भाई ये 20 ग्राम बना या 1 मोल बना, तो मैं बोल देता ये 1 मोल और ये भी 1 मोल, तो तीनों के बारे में बता सकता था कि कंपोजिशन में तीनों की 1 ही होगी, लेकिन बाई चांस इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 1, तो ये कितना हो गया 2 मोल। अगर अब आप केवल ये बता देते कि ये 1 था, तो इस 1 से तो इसका तो नहीं पता चल रहा इसमें कितना हो गया, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा हो गया, तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए टोटल
क्योंकि उस टोटल के अंदर जितना ये बना है 1 मोल वो भी और कुछ एक्स्ट्रा भी है। और अब इसके साथ साथ मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, या ये पता होगा तो उतना ही मैं बता सकता हूं ये वाला। तो मेरे को 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पर मुझे NH3 की केमिकल जो इसका कंपोजिशन वो पता होना चाहिए और एक HCl का, तभी मैं NH4Cl के बारे में बता सकता हूं। तो 2 का। लेकिन इस केस में क्या हो गया बच्चे, देखो यहां पर हमारे पास 2 रिलेशन थे, क्योंकि जितना पार्शियल प्रेशर इसका NH3 का बन रहा है उतना ही किसका बन रहा है, HCl का। तो इसका मतलब NH3 और HCl तो इक्वल अमाउंट में बनेंगे। और अगर ये कितने बन रहे हैं, ये बन रहे जितना NH4 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो यहां पर फेज कितनी थी, फेज तो टोटल 2 ही थी। लेकिन अगर मेरे को NH4Cl का ही पता चल जाए यहां पर, तो मैं बता सकता हूं NH3 कितना है और HCl कितना है, क्योंकि ये तो अरे इक्वल अमाउंट में दे रहा है ना। तो यहां पर मुझे केवल एक के बारे में ही पता चलना चाहिए था। किसके बारे में, अगर केवल NH4Cl के बारे में ही पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि NH3 कितना होगा और HCl कितना होगा। लेकिन अगर इसमें एक के बारे में पता होता तो कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया वो हम बता नहीं सकते थे। तो ये तो पता होना चाहिए था, और प्लस एक्स्ट्रा वाला जो भी हम ऐड कर रहे हैं दोनों में से। तो यहां पर कंपोनेंट कितने, 1, तो हमें 1 ही नीडेड है। तो हम जनरली बोल देते हैं कि अगर NH4Cl पता चले तो मैं बाकी के बारे में बता सकता हूं। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है बच्चे। पेपर में आएगा वो लिखा हुआ कि आइदर पार्शियल प्रेशर इक्वल है या पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हमें 2 कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम तीनों की कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर प्रेशर इक्वल हो गया तो हमें एक के बारे में पता होना चाहिए। अब ये देखो ऐसा, तो इस सिस्टम को वो ऐसा लिखेगा, ऐसा इक्विलिब्रियम आ गया तो आपको पता चल गया कि एक E का तो रिलेशन आ गया, तो E इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये फाइनली अपने आप ही दे रखा है ना। या ऐसा लिखता Fe, H2O गैस, FeO, H2 गैस। तो हमें पता, ऐसा सिस्टम तो हमें पता होना चाहिए था, उसके अंदर एक ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। फेज कितनी अगर देखें तो एक सॉलिड आयरन अलग है, आयन ऑक्साइड अलग दिखाई देगा, लेकिन ये दोनों गैस इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होगा तो आपको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो एक फेज ये, एक ये, और ये दोनों क्या बनाएंगे, एक फेज। तो फेज कितनी होगी, टोटल 3। फेज तो नहीं पूछ रहा है, कंपोनेंट के लिए अगर आ जाता तो हम अलग से बता सकते हैं। अब कंपोनेंट कितने देखो, S की वैल्यू तो कितने कंस्टिट्यूएंट थे, 1 2 3 4। तो S की वैल्यू तो हमें टोटल कैलकुलेट करके 4 कर लिया, लेकिन अब इसमें एक रिलेशन है कितना, 1। तो अब मेरे पास क्या हो गया, E इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया, C इक्वल्स टू 4 - 1 3। हमें कोई भी 3 पता चले तो हम 4th के बारे में बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 2 सॉलिड थे मेरे पास, एक गैस था और एक ये भी गैस था। तो कह रहे कि इन चारों फेज की कंपोजिशन को बताने के लिए मेरे को 3 कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, कोई भी 3 हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से C की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ऐसे ही एक और है, देखो KClO3, KCl, O2 गैस। तो अगर देखा 2 सॉलिड और एक गैस, तो क्या हो गया, ये अलग फेज बनाते हैं, ये एक फेज। तो फेज कितनी हो गई, 3। रिलेशन कितना है, E की वैल्यू, केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन लिख सकते हो। अगर आप भूल जाओ ये सिंबल E क्या है, S क्या है या R है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन कितना हो गया, E इज इक्वल्स टू 1। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट कितना है, 1 2 3 3। तो S की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो C क्या हो गया, 3 - 1 कितना, 2। तो कह रहे कि अगर हमें 2 के बारे में पता चल जाए तो तीसरे के बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ से फेज मैटर ही नहीं करती 1 2 3 4 कितनी है, लेकिन अगर हमें कंस्टिट्यूएंट बताने वहाँ पर कि कितने मिनिमम कंस्टिट्यूएंट होंगे जो कंपोजिशन को बता दें, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला था S - E या S - E + R। अब R वाले एग्जाम्पल करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट था बच्चे यहाँ पर, तो आपको उसी के बेस पे पता है कि हमें कितनों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें फेज 3 हो गई थी, लेकिन कंस्टिट्यूएंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। लेकिन यहाँ पे फेज 3 थी, देखो कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा थे, लेकिन हमें कंपोनेंट की कितनी वैल्यू की पता होनी चाहिए, 3 की। यहाँ पर 2 की देखो अलग अलग हो सकता है, बेशक से फेज 1 ही हो हमारे पास। तो अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये R एग्जिस्ट करेगा, जिसके अंदर हमारे पास आयोनिक स्पीसीज होंगी केमिकल रिएक्टिव स्पीसीज के लिए। अब हमें कंपोनेंट निकालना, मान लिया कि हमारे पास ऐसा एग्जांपल दे देगा कि आपको इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम कैसा है, NH4Cl सॉलिड, NH4 पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, H2O लिक्विड, H3O पॉजिटिव, H2O, NH3OH, NH4OH। इसके लिए आपको निकालना है कंपोनेंट। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना था कितने हमारे पास कंस्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास यहाँ पे हमें पता था C इज इक्वल्स टू S - E + R।
तो यहां पर S टोटल कैलकुलेट कर लिया तो कितना हो गया 9, टोटल कैलकुलेट किए कितने हो गए 9। अब देखो E क्या था, केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन, ये ऐसा लिखा आएगा। तो अब हमें पता है कि ये कब कब ऐसा एग्जिस्ट हो सकता है कि पहले NH4Cl क्या है NH3 प्लस HCl के अंदर बनता हो हमारे पास। दूसरा हो सकता है कि NH4OH कब बनेगा, जब ये NH3 प्लस वाटर के साथ एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसी एक इक्विलिब्रियम NH4 पॉजिटिव वाटर के साथ NH4OH प्लस H3O पॉजिटिव, एक H2O लिक्विड H2O वेपर्स के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास H2O लिक्विड भी था और H2O गैस भी लिखा हुआ है, वो लिखेगा हमारे पास। तो यहां पर और एक H2O क्या H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि OH नेगेटिव भी हमारे पास है। और तो ओवरऑल यहां से यहां तक अगर हम देखें तो आपको अगर ये सिस्टम आ गया तो आपको याद रखना है कि इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 5 केमिकल एंड फिजिकल रिलेशन है। फिजिकल तो नहीं है, ये सारे के सारे क्या थे केमिकल, 1 2 3 4 5। दूसरा क्या, लेकिन यहां पर पॉजिटिव स्पीसीज है NH4 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव स्पीसीज क्या है Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। ओवरऑल तो इसके ऊपर इस सॉल्यूशन के ऊपर जो भी अगर हमारे पास होगा सिस्टम में एग्जिस्ट करे उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, ओवरऑल ये कैसे न्यूट्रल। तो हम चार्ज न्यूट्रलिटी रहेगा कि जितने पॉजिटिव है टोटल पॉजिटिव को हम सम कर दे इक्वल्स टू क्या टोटल नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। यहां से बच्चे हमारे पास ऐसा चार्ज न्यूट्रलिटी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है यहां पर NH4 पॉजिटिव प्लस क्या यहां से H3O पॉजिटिव विल बी इक्वल्स टू Cl नेगेटिव प्लस एक नेगेटिव क्या OH नेगेटिव। तो ये ओवरऑल न्यूट्रलिटी की इक्वेशन आ गई, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल R की वैल्यू आ गई 1, E की वैल्यू आ गई 5, तो ये क्या हो गया 5 और यहां से R की वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब यहां पे क्या हो गया 9 माइनस 6, तो कितना हो गया 9 माइनस 6 कितना कंपोनेंट 3। तो बेशक से हमारे पास यहां पर कितने कंस्टिट्यूएंट थे 11, तो कह रहा है 11 में से मेरे को कोई भी 3 की वैल्यू पता चले तो बाकी तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो ऐसा ये एक इंपॉर्टेंट, ये डिफिकल्ट था अभी तक आपके एक बुक का, एक डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए 5 एग्जिस्ट करने चाहिए अलग अलग। अगर इनको हम भूल गए किसी को भी, क्योंकि ये लिखा नहीं आएगा पेपर में, ये हमने खुद लिखना है। अगर इसी में ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि हमें याद रखना, बाकी को तो हम इजीली लिख सकते हैं। देखो क्या हुआ, अगर ऐसा आ जाए Na2SO4 वाटर सिस्टम के लिए आपको क्या निकालना है कंपोनेंट। अब इसमें 2 केस आएंगे बच्चे, क्या तो बोलेगा कि इन केस ऑफ नो डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बोथ, ये कंप्लीट डिसोसिएशन केस और नो डिसोसिएशन केस। देखो अब ये सिस्टम था, इसका मतलब ये Na2SO4 जब हमने वाटर में डाला तो डिसोसिएट नहीं हुआ, सॉलिड का सॉलिड रहा और ये वाटर का वाटर रहा, यानी कि जैसे सैंड को आपने वाटर में डाल दिया ऐसा केस हो गया। तो S की वैल्यू कंपोनेंट निकालने था, तो मेरे पास S की वैल्यू ये क्या था कंस्टिट्यूएंट कितने 1 और 2 ही रहेंगे। अब यहाँ पे जब वो टूटा ही नहीं और ना तो कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो मेरे पास E की वैल्यू केमिकल फिजिकल रिलेशन भी नहीं है और R भी 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज न्यूट्रल यहाँ पे चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा C इक्वल्स टू S माइनस ये क्या हो गया S2 था C S माइनस E प्लस R, तो माइनस 0 प्लस 0, तो C की वैल्यू क्या हो गई 2। यहां पर 2 कंपोनेंट है कि हमें वाटर की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और Na2SO4 कितना है वो भी पता होना चाहिए, दोनों के दोनों ही पता होना चाहिए। लेकिन जब डिसोसिएशन ऑफ बोथ हो जाए, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन, तो क्या था Na2SO4 था, वो Na2SO4 भी वो डिसोसिएट हो गया, कुछ पार्शियली डिसोसिएट, अगर उसमें आयंस में टूट जाता है तो क्या हो Na पॉजिटिव मिलेगा, SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। अब वाटर भी डिसोसिएट होगा तो वाटर के बाद ये तो लिक्विड था, H पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव भी मिलेगा। ये भी एक्वस 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 सारे एक्वस ही थे मेरे पास यहां से। अब क्या हुआ देखो, अब कितने रिलेशन है, एक जब Na2SO4 टूटेगा तो मेरे पास Na पॉजिटिव प्लस S4 एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी केमिकल, ऐसी वाटर टूटेगा तो H पॉजिटिव प्लस OH, ये 2 ही हो सकती हैं। तो E की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहां से हमें क्या आना था देखो S की वैल्यू कितनी आ गई। अब S कैलकुलेट करेंगे, देखो यही था, आपने सब कुछ डिसोसिएट करके लिखना है, इसको ऐसे कैसे भी रखना था। तो 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट टोटल कंस्टिट्यूएंट कितने 6, या ऐसा लिख सकते थे, या इसको रब करके C इक्वल्स टू S माइनस E प्लस R ऐसे लिखें। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6, S की वैल्यू कितनी हो गई 6, E की वैल्यू कितनी आ गई 2, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गई केमिकल तो 2 R। अब चार्ज न्यूट्रलिटी के केस में आपने याद रखना है बच्चे, जैसे इस केस में वाटर होता है तो अगर वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ गया तो एक तो ये रिलेशन रहेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, दूसरा क्या रहेगा जितने भी दूसरे आइंस प्रेजेंट होंगे, अरे जब ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव SO4 इक्वली रहेगा। तो ओवरऑल एक दूसरे आइंस की वजह से हम वन चार्ज न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन को मानते हैं और एक मानते हैं वाटर की वजह से वाटर। तो यहां पर
पर H इक्वल्स टू OH नेगेटिव और ये ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना मेरे पास वो न्यूट्रल, तो यहाँ पर R की वैल्यू 2 आ गई। इस केस में हमने पूरे सॉल्यूशन को ही एक माना था चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए, रेस्ट्रिक्शन था ये हमारे पास, ये 1 रेस्ट्रिक्शन थी, रेस्ट्रिक्शन फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी 1। यहाँ पर अगर H पॉजिटिव भी और होता तो मैं लिख देता H पॉजिटिव इक्वल्स टू OH नेगेटिव, फिर 2 आ जाती। वाटर वाला जो H पॉजिटिव H उसके लिए हम अलग से कंसीडर करते हैं और बाकी पूरे सॉल्यूशन के लिए हम इक्वल 1 कंसीडर करते हैं। तो 1 यहां से R की वैल्यू 2, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 6 - 4 कितना हो गया 2 कंपोनेंट। तो कह रहा है कि 6 कंस्टिट्यूएंट में से मेरे को 2 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं बाकियों की यहां पर निकाल सकता हूं। अब देखो ये केस ऐसा KCl NaCl वाटर सिस्टम। तो अब फर्स्ट क्या है, नो डिसोसिएशन, कि आपने वाटर में डाला कितने कंस्टिट्यूएंट, तो C इक्वल्स टू क्या था S - E + R, ब्रैकेट में ऐसे बच्चे यहां पर S की वैल्यू क्या है 1 2 3, अरे जब डिसोसिएट नहीं हुआ तो क्या हो गया, S की वैल्यू कितनी होगी 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 3। अब कोई केमिकल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि टूटा ही नहीं है, तो E की वैल्यू कितनी होगी 0 और R की वैल्यू R, क्योंकि ये क्या था चार्ज न्यूट्रलिटी, अरे आयन से नहीं है तो ये भी कितना है 0, तो S माइनस ये क्या हो गया -0 कितना हो गया C इक्वल्स टू 3। तो मेरे को तीनों की ही वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें देखो कंप्लीट डिसोसिएशन केस, अगर बोले KCl NaCl वाटर सिस्टम में आपको कंपोनेंट लिख लें इन कंप्लीट डिसोसिएशन केस, तो अब आपको ये खुद लिखना है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, तो ये आपने खुद लिखा था ऐसा, तो आपने देखो KCl और NaCl को तो लिख दिया, वाटर को भी ऐसे कैसे आगे लिख देते, फिर NaCl टूटता तो Na पॉजिटिव Cl देता, KCl भी टूटेगा तो K पॉजिटिव Cl, इसका Cl और इसका Cl अलग अलग नहीं है, तो कॉमन ही Cl ना वही, तो K पॉजिटिव यहां से हमें Na पॉजिटिव K पॉजिटिव, इन दोनों से Cl नेगेटिव, वाटर से H पॉजिटिव और OH, तो टोटल यही आइंस हो सकते हैं चाहिए, इसके Cl मिले ऐसे टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने बोल दिया जो कंस्टिट्यूएंट है C इक्वल्स टू S - E + R, तो ये कितने हो गए 8। अब देखो क्या, जब ये टूटेगा तो NaCl Na पॉजिटिव, Cl में KCl K + Cl नेगेटिव और वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, 3 में इक्वेशन में टूट रहा है, क्योंकि यहां पर H पॉजिटिव नहीं था ऊपर वाली में, इसलिए वाटर को H पॉजिटिव OH में नहीं तोड़ा था हम लोगों ने, यहां पे था तो वो H पॉजिटिव और OH में इक्वेशन हमने कंसीडर की थी, तो सेम ये 3 इक्वेशन आ गए, तो E की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो E की वैल्यू कितनी होगी 3। अब R चार्ज न्यूट्रलिटी देखो, अगर एक तो हमने क्या बोला वाटर जो टूटेगा उसकी वजह से H इक्वल्स टू OH नेगेटिव, ये 1 हो गया चार्ज न्यूट्रलिटी वाला हमारे पास रेस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या है ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी, क्यों, क्योंकि यहां पर Na पॉजिटिव और अगर मैं K को मान लूं तो ये क्या होगा 2Cl नेगेटिव के इक्वल होगा। अगर आपके पास 1 मोल इसके हैं 5 मोल इसके हैं तो ये 5 Cl देगा, ये 5 K पॉजिटिव, ये 1 Na 1 Cl, तो ओवरऑल जब सम करेंगे तो ओवरऑल तो यही होगा ना कि टोटल Na टोटल K इक्वल्स टू 2Cl नेगेटिव, तो इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो R की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 ड्यू टू चार्ज न्यूट्रलिटी कोमा H पॉजिटिव एंड इक्वल्स टू OH नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी ये सॉल्यूशन के लिए था हमारे पास, और ये वाटर वाला, तो R की वैल्यू 2, तो यहां से क्या हो गया 2, तो यहां से क्या हो गया 8 - 5 इक्वल्स टू 3, यानी कि हमें इन सभी के अंदर से केवल 3 कंस्टिट्यूएंट के ही बारे में पता होना चाहिए, बाकी की हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी में एक थर्ड केस आ गया, व्हेन KCl NaCl प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, अगर KCl और NaCl इक्वल अमाउंट में हो, यानी कि अगर ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है, 2 मोल बोलिए 2 ग्राम में बोल देता कि 2 मोल, यहाँ पे भी कितना 2 मोल अगर हम बोल देते तो क्या हो जाता बच्चे देखो, तो कंप्लीट डिसोसिएशन केस ही है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो S की वैल्यू C इक्वल्स टू S - E + R ऐसा, तो ये तो 8 का 8 रहना था। E की वैल्यू ये सेम 3 ही रह सकते थे बेशक से, अब अमाउंट तो सेम हुई है तो E की वैल्यू तो वो सेम ही रहेगी 3, तो ये तो 3 रहेगा। अब R के केस में एक डिफरेंस क्या आ गया बच्चे देखो, यहां पर हमारे पास ऐसा था कि भाई टोटली हम इक्वल बता सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनकी अमाउंट सेम नहीं थी, यहां पर ये 1 ग्राम हो सकता था, ये 10 ग्राम हो सकता था, लेकिन 10 ग्राम भी तो 10 ये देता 10 ये देता, ये 1 देना था, लेकिन अब क्या हो गया ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर अब ये 5 हो गए तो मेरे पास देखो क्या हो गया, तो जितना H पॉजिटिव है उतना OH नेगेटिव, जितना K पॉजिटिव है उतना Na पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि KCl NaCl के इक्वल हो गया, और थर्ड चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब अब ये सेम वाली इक्वेशन की Na पॉजिटिव प्लस K पॉजिटिव इक्वल्स टू 2Cl नेगेटिव आएगी। जब ये इक्वल अमाउंट में हो गया तो मेरे को पता चल गया कि जितना K पॉजिटिव रहेगा उतना ही Na पॉजिटिव रहेगा, दोनों Cl दे रहे हैं, अरे तो इसलिए Cl नेगेटिव इक्वल्स टू Cl नेगेटिव नहीं, अगर एक Br होता तो मैं लिख सकता कि Cl नेगेटिव इक्वल्स टू Br नेगेटिव हो सकता था,
इस तरीके से। तो अब यहां पर अब जब ये केस आ गया तो यहां से मैं पता चला कि जितना K पॉजिटिव होगा उतना ही Na पॉजिटिव। तो अब यहां पे रेस्ट्रिक्शन R जो रेस्ट्रिक्शन फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी है वो कितनी होगी, यहां पे 2 थी, 1 और 1 2। तो यहां 1 और 1 2 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई तो कितनी होगी R की वैल्यू 3। तो यहां पर R की वैल्यू 3, तो 8 - 6 कितना हो गया 2। तो हमारे पास कंपोनेंट की वैल्यू आ गई 2। बच्चे ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। इनमें सबसे डिफिकल्ट देखे तो हमारे पास यही था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 5 इक्वेशन थी तो हमें याद रखनी है केमिकल इक्वेशंस। बाकी के अंदर डिसोसिएट करने के बाद जो भी डिसोसिएट करो आइंस में आएंगे मेरे पास, लेकिन इस केस में याद रखना जब वो 2 इक्वेशन इक्वल अमाउंट में दे देगा तो एक हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाती। लेकिन जो वाटर वाला होगा चार्ज न्यूट्रलिटी तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव की वजह से 1 मानते हैं और बाकी जितने भी आइंस हैं उसकी वजह से 1 मानेंगे तो 2। लेकिन अगर वो इक्वल आ जाए तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा तो R की वैल्यू 3। तो ये था हमारे पास कंपोनेंट। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अब हमने कंपोनेंट निकालना सीख लिया, हमने फेज देख लिया, तो अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, आपको फेज भी पता होना चाहिए था और आपको कंपोनेंट निकालने भी आने चाहिए। तो वहां पे हम कंपोनेंट निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे एक टाइप से और डायरेक्ट में क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम।